थोड़ा सा चलने पर जब सांस फूलने लगे, बार बार खांसी आए लेकिन सर्दी ना हो, बढ़ता हुआ प्रदूषण या कम होता हुआ तापमान जब सांसों को बोझिल करने लगे तो ये अस्थमा यानी दमा हो सकता है। दमा सिर्फ एक बीमारी नहीं, ये लाइफ का स्ट्रगल है और इसीलिए सांसों की कीमत को समझना आवश्यक है। किस तरह से दमा किसी को प्रभावित कर सकता है, कौन सी छोटी सी गलतियां आपके दमा को बिगाड़ सकती हैं यानी उसको सीवियर या डेंजरस बना सकती हैं, और कौन से प्रभावशाली उपाय दमा को ठीक करने में उपयोगी हो सकते हैं। अस्थमा को कंट्रोल कैसे रखा जा सकता है, ये तमाम बातें आज टोटल हेल्थ में होंगी। विशेषज्ञों से समझेंगे कि किस तरह से दमा यानी अस्थमा का सही मैनेजमेंट किया जा सकता है। नमस्कार, टोटल हेल्थ के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। दमा एक ऐसा रोग है जो बहुत से लोगों को प्रभावित करता है। क्या अस्थमा और श्वसन एलर्जी एक ही अवस्था है या इनमें कोई अंतर होता है, ये हम विशेषज्ञों से समझेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि जो उनको खांसी आ रही है या सांस फूलने लगी है वो उसको एलर्जी मानकर छोड़ देते हैं और ये समझते हैं कि मामूली बात है, लेकिन ये आपकी जिंदगी के लिए खतरा साबित हो सकती है। इसके लिए आवश्यकता है कि दमा को पहचाना जाए। बच्चों में दमा के लक्षण और इसका प्रभाव यानी जिस तरह से दमा प्रेजेंट करता है, जो उसके साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं और जो उसका असर होता है, क्या वयस्कों में होने वाले अस्थमा से कुछ अलग होता है, किस तरह से बच्चों का जीवन प्रभावित हो सकता है, कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, ये विशेषज्ञ आपको समझाएंगे और साथ ही ये भी बताएंगे वो तमाम स्टिग्मा जिसे सोचकर जो आसपास के लोग हैं वो बच्चों को सही मौका नहीं देते। क्या रक्त में कुछ ऐसे स्पेसिफिक बायोमार्कर्स हैं जो दमा का संकेत या इंडिकेटर माने जा सकते हैं, कौन सी स्थिति में इन बायोमार्कर्स का यूज किया जाता है और किस तरह से इलाज के लिए या दमा की पहचान के लिए इन्हें उपयोगी माना जा सकता है, ये हम समझेंगे विशेषज्ञों से। साथ ही ये भी जानेंगे कि डाइट, बहुत से लोग कहते हैं कि ठंडी चीजें नहीं खानी है, दही, चावल या मूली से परहेज करना है, कितनी सच्चाई है इस बात में। तनाव, मोटापा दमा को कैसे प्रभावित करता है, क्या एक्सरसाइज करने से भी दमा ट्रिगर हो सकता है, क्या उसको एक ट्रिगरिंग फैक्टर माना जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को एक्सरसाइज करनी है जो एस्थमेटिक है तो किन बातों का उसको ध्यान रखना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा भी बहुत से लोगों को प्रभावित कर सकता है। जब बात आती है उपचार की तो इसमें इनहेल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स किस तरह से काम करते हैं और स्मार्ट इनहेलर्स क्या सही कंट्रोल में या बेटर कंट्रोल में किसी तरह से सहायक हो सकते हैं। यानी अगर दमा को कंट्रोल करना है, इस बीमारी के लक्षणों को नियंत्रित रखना है और व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित बनाए रखना है तो उसमें इनहेलर्स की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है, दवा देने का कितना असरदार तरीका है। ये दमा के इलाज में इम्यूनोथेरेपी और बायोलॉजिक्स का यानी बायोलॉजिकल एजेंट्स का प्रयोग कब किया जाता है, कौन से पेशेंट्स में ये उपयोगी सिद्ध हो सकता है, ये हम समझेंगे विशेषज्ञों से। किस तरह से ये नई तकनीकें दमा के इलाज को बेहतर बना रही हैं और क्या अस्थमा के अटैक को प्रिडिक्ट और प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी कौन सी वो बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अगर ये पता चल जाता है कि व्यक्ति को अस्थमा यानी दमा है तो किस तरह से उसको जीवन को सुरक्षित बनाए रखा जा सकता है, ये तमाम बातें होंगी आज टोटल हेल्थ में और विशेषज्ञों से समझेंगे। इससे जुड़े सभी अहम पहलुओं के बारे में जानेंगे कि दमा रोगी के जीवन को कैसे सुरक्षित और बेहतर बनाए रखने में आजकल की नई तकनीकें और सही और पूर्ण इलाज लेना उपयोगी हो सकता है। जानकारी की शुरुआत करते हैं, ये देख लेते हैं कि हमारा श्वसन तंत्र किस तरह से कार्य करता है और क्या होता है जब किसी व्यक्ति को अस्थमा यानी दमा रोग हो जाए। सांस लेने में अचानक समस्या होना, सीने में जकड़न या हर सांस के साथ सीटी जैसी आवाज आना, ये सामान्य लक्षण नहीं बल्कि दमा यानी अस्थमा का संकेत हो सकते हैं। अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है, जिसमें कुछ विशेष संवेदी तत्वों के संपर्क में आने से फेफड़ों के वायु मार्ग यानी एयरवे में सूजन आ जाती है और ये संकुचित हो जाते हैं। इसमें हवा का आना जाना कठिन हो जाता है। दमा किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों में भी। कुछ कारक दमे का दौरा उत्पन्न कर सकते हैं जिन्हें ट्रिगर्स कहा जाता है। ट्रिगर्स अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग हो सकते हैं। धूल, मिट्टी, धुआं, वायु प्रदूषण, पराग के कण, तेज गंध, तापमान में अचानक परिवर्तन, इनमें से किसी से भी व्यक्ति को दमे का दौरा पड़ सकता है।
यदि दमे का इलाज सही समय पर न किया जाए या लक्षणों को नजरअंदाज किया जाए तो गंभीरता बढ़ सकती है। थोड़ी सी सावधानी और सही इलाज से दमा को नियंत्रित रखा जा सकता है। आवश्यक है कि दमा का सही प्रबंधन किया जाए जिससे व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाया जा सके। अगर आपको दमा के कोई भी लक्षण हैं तो इसे नजरअंदाज न करें, समय पर विशेषज्ञ से सलाह लें और सही इलाज करवाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। हर सांस में छुपी है कहानी, कभी खुशी तो कभी गम की है निशानी। अगर सांसें चलती रहें तभी जीवन खास है, बिना सांसों के ये जीवन कुछ नहीं, बस एक बेमायने सी आस है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी सांसों का ख्याल रखना है और इसकी अहमियत उन लोगों से पूछिए जिनको सांस लेना बोझिल या मुश्किल लगने लगता है, यानी दमा रोग में ऐसा होता है। वर्ल्ड एस्थमा डे जो 5 मई को मनाया जाएगा, इसके विषय में किस तरह से जानकारी फैलाई जा रही है और कितना महत्वपूर्ण कदम है सभी लोगों को जागरूक करने के लिए, इस विषय पर आज हम विस्तार से बात करेंगे और विशेषज्ञों से समझेंगे कि दमा के साथ जीवन यानी लाइफ विद एस्थमा किस तरह से बेहतर बनाई जा सकती है उन लोगों के लिए जो एस्थमेटिक हैं, यानी इस रोग से प्रभावित हैं। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रोफेसर हेमा गुप्ता, इंचार्ज डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक्स, पल्मोनोलॉजी एंड पीडियाट्रिक रेस्पिरेटरी आईसीयू फ्रॉम राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। She has specific interests in pediatric pulmonology, bronchoscopy, asthma, TB, sleep medicine. बहुत स्वागत है डॉक्टर हेमा आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं रिनोन डॉक्टर अनंत मोहन, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी, क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन. His areas of interest are lung cancer, interventional pulmonology, asthma, lung diseases, tuberculosis, chronic obstructive pulmonary disease, cystic fibrosis. Dr. Anant Mohan is heading the department in All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. बहुत स्वागत है डॉक्टर अनंत मोहन आपका। आज के डिस्कशन में हमारे साथ हैं प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर रोहित कुमार फ्रॉम Pulmonary Medicine, Critical Care and Sleep Medicine, Safdarjung Hospital and Vardhaman Mahavir Medical College. His special interests are in critical care and respiratory infections along with airway diseases. He has over 15 years of experience in the field. बहुत स्वागत डॉक्टर रोहित कुमार आपका। दमे का दौरा जिसे अक्सर लोग बहुत मामूली बात मानते हैं, लेकिन कब ये खतरा बन जाए ये खुद उस व्यक्ति को और उसके परिवार के लोगों को भी पता नहीं होता। हम आपको बताएंगे वो लक्षण जिनको बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज नहीं करें तो उस व्यक्ति के जीवन को सुरक्षित रखा जा सकता है। साथ ही इलाज के क्या तरीके हैं, कौन सी नई तकनीकें हैं, इन तमाम विषयों पर होगी बात। इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इन 2 नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 011 दिल्ली का STD कोड जो आपको लगाना है, नंबर है 2309-7671 एंड 2309-7648। आप अपने प्रश्न हम तक ईमेल भी कर सकते हैं ddnewstotalhealth@gmail.com पर। समझते हैं विस्तार से दमा स्थिति क्या है और कैसे एक एस्थमा से प्रभावित व्यक्ति सामान्य जीवन, सुरक्षित जीवन जी सकता है। डॉक्टर अनंत मोहन, 5 मई को विश्व एस्थमा दिवस मनाया जाएगा। कितनी महत्वपूर्ण भूमिका आप मानते हैं लोगों को जागरूक करने के लिए और कितनी आवश्यकता है कि सभी लोगों को इसके विषय में जानकारी हो? जी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अस्थमा हमारे कंट्री का और वर्ल्ड वाइड भी सबसे कॉमन डिजीज़ में से एक है और ये बढ़ ही रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कई कारणों के वजह से बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। लाखों में, मिलियंस की तादाद में लोग इससे पीड़ित हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबको इसके बारे में मालूम होना चाहिए, सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में नहीं बट शुरू से ही कि कैसे इससे बचें, कैसे इसको जल्दी पहचानें, कैसे जल्दी ट्रीटमेंट के लिए जाएं और आगे ट्रीटमेंट लेके जल्दी से ठीक होने की कोशिश करें। और ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि इसका स्टार्टिंग ज़्यादातर बचपन में होता है। बच्चों से अक्सर बच्चे ज़्यादा पीड़ित होते हैं, हालांकि बाद में भी हो सकता है। इसलिए पेरेंट्स को भी ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे क्या लक्षण हैं कि बच्चों में वो पहचान पाएँ कि इसको अस्थमा हो सकता है या होने वाला है या हो चुका है, ताकि उसका इलाज टाइमली स्टार्ट हो। जी, और ये बहुत ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब इसके लक्षण आते हैं और उसे लेकर लापरवाही हो तो जीवन के लिए खतरा साबित हो सकता है, सिवियरिटी बढ़ सकती है और कई जटिलताएं भी इसमें हो सकती हैं। डॉक्टर रोहित कुमार, किस तरह से समझाना चाहेंगे दमा की जो स्थिति है,
कई सारे श्वसन रोग और ऐसी स्थितियां होती हैं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें सिमिलर टाइम तरह के लक्षण आते हैं। तो जो सामान्य व्यक्ति है वो कैसे समझे कि ये जो बात हो रही है या जो चिन्ह है वो चिंता के हैं और एक विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, यानी क्या फ़र्क है दूसरी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और अस्थमा में? आपकी बात इस बात में ये है कि अस्थमा में भी खांसी होती है, सांस फूलती है, ये तो हर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के लक्षण हो सकते हैं। पर अस्थमा में क्या होता है कि सांस की नली में सूजन होती है। उस सूजन की वजह से जब भी पेशेंट सांस लेता है या बाहर छोड़ता है तो एक विस्लिंग सी साउंड आती है, ऐसी एक वीजिंग साउंड आती है। ये हमें दर्शाता है कि सांस की नली में सूजन है। अस्थमा में जो देखा गया है वो है कि एक वेरिएबिलिटी होती है। वेरिएबिलिटी मतलब कुछ वक्त बिल्कुल नॉर्मल भी होगा, कुछ टाइम में बहुत बढ़ जाएगा, सांस लेने में दिक्कत आएगी। अगर आपको ऐसे लक्षण आ रहे हैं, ये अस्थमा की तरफ ज़्यादा पॉइंट करते हैं। जैसा डॉक्टर आनंद मोहन सर ने कहा कि बच्चों में अस्थमा ज़्यादा होता है। कुछ बीमारियां हैं जो अडल्ट एज में ज़्यादा होती हैं, COPD धूम्रपान की वजह से होता है। तो जो स्मोकर्स होंगे उसमें COPD आपको ज़्यादा मिलेगा, जो बच्चे हैं उनमें आपको अस्थमा मिलेगा। तो ऐसी चीज़ें होती है जिससे हमें एक आइडिया मिल जाता है कि अस्थमा है, COPD है या कोई TB वैसे कोई लक्षण तो नहीं है। इसका सच बताएं तो अगर आपकी हिस्ट्री बहुत क्लियर है तो अस्थमा डायग्नोज करना बहुत सिंपल होता है। दूसरा, अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ टेस्ट किए जा सकते हैं ये देखने को कि सांस की नली में सूजन है और क्या वो दवाइयों से इम्प्रूव कर रहा है। अगर वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, जिसको हम PFT कहते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, तो हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि अस्थमा है। जी, और बच्चों की जो विशेषज्ञ है वो भी हमारे साथ हैं, तो क्यों ना उन्हीं से समझ लें कि जब बच्चों में दमा की बात आती है डॉक्टर हेमा, किस तरह से डिफरेंट है जो एडल्ट्स को प्रभावित करता है, चाहे साइंस एंड सिम्टम्स हो, और किस एज से देखा जा सकता है बच्चे में दमा का इफेक्ट? क्योंकि बहुत छोटे बच्चे अगर हैं तो वो ठीक से समझा नहीं पाते अपनी बात को, तो पेरेंट्स के लिए वाकई क्या एक चैलेंजिंग जॉब रहता है इसको पहचान ही कर पाना कि डॉक्टर के पास तो ले जाना है, पहले समझ आए कि कोई समस्या हो रही है। देखिए, हमने बात की कि अस्थमा जनरली बचपन में ही शुरू होता है। अमूमन 70 से 80 बच्चों जिन लोगों को अस्थमा होता है उनका पहला अटैक लेस देन 5 इयर्स में होता है। और इनफैक्ट स्कूल जाने से पहले अप्रॉक्सीमेटली 30 से 50% बच्चे जो होते हैं उनको इस प्रकार का वीजिंग हो जाता है। सो अस्थमा एक बचपन से ही शुरुआत वाली चीज़ है। अगर किसी मामूली खांसी जुकाम के बाद बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस में आवाज़ आती है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने अभी बताया, वीजिंग होती है, और ये वीजिंग कभी कभार लोग नेबुलाइज करा लेते हैं, उससे ठीक हो जाती है, बच्चा ठीक रहता है, और फिर दोबारा ऐसे एपिसोड्स होते हैं। तो बार बार ये जो खांसी होती है और जो बीच में ठीक हो जाती है, ये एक इम्पॉर्टेंट लिंक है कि हाँ, ये अस्थमा हो सकता है। तो बच्चों के अंदर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उनके अंदर दूसरी बीमारियां, जैसे हमने बात की कि बड़ों के अंदर COPD और स्मोकिंग की वजह से दूसरे लंग चेंजेस होते हैं, वो नहीं होते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस अस्थमा को पहचानना, क्योंकि बच्चे हैं, उनकी सांस की नलकियाँ भी छोटी होती हैं, डेवलप हो रही होती हैं, तो उनमें ऑब्स्ट्रक्शन और रुकावट होना बहुत ज़्यादा गंभीर हो सकता है और जानलेवा हो सकता है। तो इसका प्रॉपर पहचानना और इलाज करना जितनी जल्दी हम शुरू कर सके वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी डॉक्टर अनंत मोहन, जिन दूसरी कंडीशंस की बात कही है, COPD या जो स्मोकर्स होते हैं या किसी वजह से अगर किसी की लंग्स इफेक्टेड हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि दमा के साथ ये सारी कंडीशंस भी स्टे करें या एक साथ ही किसी व्यक्ति को हो जाएं? जी हाँ, पॉसिबल है, मुमकिन है। ये बहुत कॉमन नहीं है लेकिन ज़रूर हो सकता है। अगर अस्थमा, स्टार्टिंग यूजुअली अस्थमा से ही होती है क्योंकि वो ज़्यादा अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में होता है, बट अगर अस्थमा पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ या किसी वजह से बढ़ता गया तो अस्थमा आगे एडल्टहुड में परसिस्ट करेगा। और साथ ही साथ अगर उसे और रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे स्मोकिंग बोला या और भी बोला, तो इसके ऊपर COPD का प्रभाव भी आ सकता है। तो एक पेशेंट, एक आदमी में अस्थमा और COPD दोनों साथ में हो सकते हैं, स्पेशली मिडिल एज के बाद ये होता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है अस्थमा ही अगर बहुत सालों तक रहा तो उसके वजह से जो अंदर बात हुई कि सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती हैं, पतली हो जाती हैं, बार बार वहाँ पे ये इन्फ्लेमेशन जिसे कहते हैं, उसके वजह से सिकुड़ने की वजह से और आगे प्रॉब्लम्स उसी में बढ़ जाती हैं, तो वो COPD जैसा बिहेव करने लग जाता है। क्योंकि ये स्पेक्ट्रम थोड़ा सिमिलर है, हालांकि डिजीज़ अलग है, बट कई सालों तक जो कंडीशन अगर अस्थमा चले, आगे वो COPD जैसे बिहेव करने लग जाती है। ये एक तरीका, बट हाँ, टेक्निकली एक माइनॉरिटी ऑफ लोगों में अस्थमा और COPD साथ में हो सकता है। जी, हमारे साथ एक कॉलर हैं फिलहाल मध्य प्रदेश से फ़ोन लाइन पर, JS सैनी हैं जिन्होंने कॉल किया है। सैनी साहब, बहुत स्वागत आपका, पूछिए सवाल। मेरा सवाल ये है, मैं 75 साल का सीनियर सिटीजन हूँ जी
जी, जब मैं ठंड के दिनों में बाहर से अंदर आता हूँ, कपड़े उतारता हूँ, स्वेटर उतारता हूँ, तब उस समय खांसी आती है। और इसी तरह से जब अंदर से ठंड में कभी किसी एसी रूम में कहीं अस्पताल से बाहर निकलता हूँ, तब खांसी आती है। और ये मतलब मुझे ये लग रहा है कहीं इससे मुझे अस्थमा तो नहीं हो जाएगा भविष्य में, मतलब जी। खांसी। और लेकिन दवाई आपको लेता हूं तो पहले आराम मिल से जाता है। एस्थमा ऐसा आइडेंटिफाइड नहीं है, मतलब एस्थमा नहीं है आपको? हाँ, नहीं है, किसी डॉक्टर ने नहीं बताया, लेकिन ये एलर्जी की दवाई देखते हैं तो उससे आराम हो जाता है। जी डॉक्टर अनंत मोहन, क्या हो सकता है ये टेम्परेचर वेरिएशन से खांसी आना? जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन से वही है, एक इनके एयरवेज, अपर एयरवे खासकर सेंसिटिव होंगे, उसके वजह से खांसी प्रेसिपिटेट होती होगी। ये कहना मुश्किल है कि अस्थमा है कि नहीं, और खासकर इनका एज आई थिंक इन्होंने 75 बोला। अगर पहले ठीक थे तो इस एज में अस्थमा होना तो बहुत ही कम चांसेस हैं, बट ज़रूर एलर्जिक हो सकते हैं किसी भी चीज़ को, वो हमेशा पॉसिबिलिटी रखनी चाहिए कि ठंडी हवा से भी एलर्जी हो ही सकती है, या किसी और बाहर के वातावरण से हो सकती है, या सिंपली हो सकता है सडन टेम्परेचर चेंज के वजह से जो अपर एयरवेज गला और नाक है उसके अंदर ही कफ रिसेप्टर्स होते हैं, सब होता है जो कि स्टिमुलेट हो सकते हैं और खांसी पैदा कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इनको अस्थमा है। जी डॉक्टर हेमा, अगर किसी बच्चे को श्वसन एलर्जी है और मान लीजिए उसको दमा है, इन दोनों के साइंस एंड सिम्टम्स क्या अलग होंगे, या आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होता है ये आइडेंटिफाई करना कि सिंपल एस्थमा है या उसके साथ रेस्पिरेटरी एलर्जी का इफेक्ट है? देखिए, एस्थमा जो होती है एक जेनेटिक टेंडेंसी है एक इंडिविजुअल की किसी चीज़ को रिएक्ट करने की, और ये एक चेस्ट की एलर्जी है ना। तो एलर्जीज़ बहुत तरीके की हो सकती है। हमारी नाक में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, वो भी एलर्जिक हो सकती है, और वो मैनिफेस्ट कर सकती है एलर्जिक राइनाइटिस के फॉर्म में। सो ये एक स्पेक्ट्रम है जहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स एक तरह से अलग से बिहेव करते हैं। नाक के अंदर एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, आंखों के अंदर एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, स्किन के अंदर एटोपिक डर्मेटाइटिस हो सकता है, चेस्ट में अस्थमा हो सकता है। तो इस डिफरेंट प्रकार की एलर्जीज़ हर जगह अलग तरीके से बिहेव कर सकती हैं। जी, और जो संवेदी तत्व होते हैं, यानी जो ट्रिगर्स होते हैं, क्या वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग हो सकते हैं? डॉक्टर रोहित, कौन से वो तत्व हैं जिनको ट्रिगर्स माना जाए, यानी जिनसे व्यक्ति को ये समस्या हो सकती है? ट्रिगर्स हर किसी के लिए भी हो सकते हैं। कुछ कॉमन ट्रिगर्स होते हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि वो ज़्यादा कॉमन है या ये हर किसी के लिए होगा, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे डस्ट माइट होता है, कई एस्थमेटिक पेशेंट्स आपको बोलेंगे कि डस्ट से दिक्कत बढ़ रही है जब भी डस्ट का एक्सपोजर होगा, तो दैट इज़ अ वेरी कॉमन ट्रिगर। बट देर आर सम रेयर ट्रिगर्स ऑल्सो जो कभी कभी किसी को होंगे, कि सब ज़रूरी नहीं कि सबको हों। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल वांट टू यूज़ परफ्यूम्स, हो सकता है किसी को एक परफ्यूम से प्रॉब्लम हो, बाकियों को नहीं हो। सो एक ब्लैंकेट वो नहीं होता कि आप परफ्यूम यूज़ करना बंद कर दीजिए। आप यूज़ करना चाहते हैं करिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है उसको, तो प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए। दिस इज़ आवर एडवाइस। ट्रिगर्स बहुत तरीके के हो सकते हैं। एक्सरसाइज कैन बी अ ट्रिगर, अगर कोल्ड एयर का एक्सपोजर जैसे बात हुई वो भी एक ट्रिगर हो सकता है। कभी कभी देर आर सर्टन एनसेड्स जो हम पेन किलर दवाई देते हैं, दैट कैन बी अ ट्रिगर। जब एयर पोल्यूशन बढ़ता है, दैट कैन बी अ ट्रिगर। ये थोड़े कुछ कॉमन ट्रिगर्स होते हैं, इसलिए ये देखा गया है कि जब भी इसका एक्सपोजर होगा तो कई सारे पेशेंट्स को एक साथ दिक्कत आनी शुरू होती है। तो वी गेट टू नो कि एयर पोल्यूशन अगर बढ़ रहा है तो कई एस्थमा पेशेंट्स को दिक्कत आ रही है। बट ज़रूरी नहीं कि वो ट्रिगर हर किसी के लिए सेम हो, और जो कि एक पेशेंट का ट्रिगर है वो दूसरे पेशेंट का भी ट्रिगर हो। डॉक्टर अनंत मोहन, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर दमे का अटैक जब होगा, मैक्सिमम देखा जाता है कि रात में ही होता है। क्या ये बात सच है, और अगर ऐसा है तो ऐसा है क्यों? देखिए, रात को जी हाँ, ये सच है कि लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग में अक्सर ये अटैक्स थोड़े से ज़्यादा होते हैं। वो यूजली इस टाइम पे एक तो सोते टाइम जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो भी एक अलग होता है। ब्रीदिंग, क्वाइट ब्रीदिंग हो रही होती है। जो एयरवेज होते हैं वो ऑलरेडी एक रेस्टिंग स्टेट में होते हैं, थोड़े से नैरो ही होते हैं। तो इस तरह का ये जो फैक्टर्स हैं उसके वजह से इमीडिएट चोकिंग हो सकता है। चोकिंग जैसे फीलिंग, तो एक मेन इंपॉर्टेंट फीलिंग अस्थमा का होता है बाहर सांस अंदर बाहर आते टाइम, या शरीर में चोकिंग जैसा लग रहा है कि कोई दबाव पड़ रहा है। ये काफ़ी कॉमन सिम्टम है जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और अभी जो बात आ रही थी कि और क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, बहुत सारे ट्रिगर्स हैं, इसको तो गिनती लेना बहुत ही मुश्किल है। अभी इन्फेक्शन की हमने बात ही नहीं करी। इन्फेक्शंस भी एक बहुत कॉमन ट्रिगर होते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसे एसिडिटी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है और बहुत कॉमन भी है। आप जानते हो एसिडिटी तो आजकल बहुत कॉमन है। कई बार कन्फ्यूजन आ जाती है कि ये अस्थमा का अटैक है या हार्ट अटैक है या ये एसिड रिफ्लक्स है। सो ये बहुत अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग्स में थोड़ा सा ज़्यादा होने के चांसेस हैं। जी, बहुत सारे ईमेल्स हमारे पास आने स्टार्ट हो गए हैं। डॉक्टर हेमा, शीना जी का एक ईमेल है, वो ये पूछ रही हैं कि 8 इयर्स की उनकी बच्ची है,
जिसको बार बार जैसे पेंट हो रहा हो, अगर अगरबत्ती जलाई जाए घर में तो वो ब्रेथलेस होने लगती है और बहुत ज़्यादा सफोकेटिव फील करती है। क्या ये एस्थमा ही है, ऐसा आइडेंटिफाई किया जा सकता है, या कोई रेस्पिरेटरी एलर्जी भी हो सकती है? इनकी फैमिली हिस्ट्री कोई नहीं है, तो सवाल ये भी जानना चाह रहे हैं कि अगर फैमिली हिस्ट्री हो क्या तभी घर में एस्थमा का खतरा होगा किसी को? देखिए, जैसे कि आपने बताया, किसी भी बच्चे को अगर बार बार खांसी हो रही है मामूली से सर्दी ज़ुकाम के बाद या बिना सर्दी ज़ुकाम के बाद, स्पेशली अगर कोई ट्रिगर है, जैसे कि आपने बताया अगरबत्ती जलाने के बाद, सो अगरबत्ती जलाना एक बहुत रिकॉग्नाइज्ड ट्रिगर माना जाता है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं और उसके बाद बच्चे को खांसी हो रही है तो वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये दमा हो सकता है। ये एक जेनेटिक टेंडेंसी है, मैंने पहले भी कहा, एक आनुवंशिक बीमारी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब फैमिली मेम्बर्स उसी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। सो हो सकता है कोई और फैमिली मेम्बर किसी और तरीके से रिएक्ट करे, उसे किसी और प्रकार की एलर्जी हो। तो मैं कहूँगी कि आपको ज़रूर एक स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए और अपनी बच्ची को एवेल्युएट कराना चाहिए। उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, हम स्पायरोमेट्री करते हैं और उसका एक ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिससे हमें पता चल सकता है कि हाँ, वो बच्ची जो है उसको अस्थमा है। जी, अगर रेड फ्लैग्स की बात की जाए डॉक्टर हेमा, कौन से इंडिकेटर्स हैं जो अगर छोटे बच्चे हैं मान लीजिए नहीं बता पा रहे हैं, जिनको रेड फ्लैग्स माना जा सकता है बच्चों में? ये भी एक प्रश्न है, विनीत हैं वो पूछना चाह रहे हैं। देखिए, रेड फ्लैग जनरली अस्थमा के अंदर ये होता है कि आपके बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है और वो बच्चा नीला पड़ रहा है। तो अगर बच्चे को बार बार खांसी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, उसको बार बार दवाई लेने की ज़रूरत पड़ रही है, तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रेड फ्लैग। वो सो नहीं पा रहा, स्कूल नहीं जा पा रहा, ग्रोथ नहीं हो पा रही, ये सब चीज़ें रेड फ्लैग्स हैं कि आपको उसका प्रॉपर एवेल्युएशन कराना है, डॉक्टर के पास जाना है कि इसको एस्थमा तो नहीं है। जी, और एक और कॉलर हमारे साथ हैदराबाद से रमेश वर्मा जी फोन लाइन पर, स्वागत आपका, पूछिए सवाल। हाँ, मेरा ये पूछना था मैडम जी। कि मेरी वाइफ की एज जो है वो 50 ईयर्स है और उसको पहले कभी भी अस्थमा नहीं हुआ था, लेकिन वो 2 साल से उसको वो क्या है कि खांसी भी है और अस्थमा भी बीच में उठ जा रहा है। ओके जी, तो इसको कम कैसे किया जा सकता है? डॉक्टर रोहित क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके सवाल यही आ रहे हैं कि पहले अस्थमा नहीं था, उम्र बढ़ने के साथ कुछ ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ रही है, क्या हो सकता है? हो सकता है अस्थमा, लेट ऑनसेट अस्थमा भी एक कंडीशन होता है, रेयर है लेकिन लेट ऑनसेट अस्थमा भी होता है। रही बात, हमें ये जानना पड़ेगा कि पहली चीज़ तो कोई और पोल्यूटेंट तो नहीं था, जैसे कोई स्मोकिंग की हिस्ट्री नहीं थी, या बायोमास फ्यूल जो घर में चूल्हा जलता है उससे भी बहुत धुआं अंदर जाता है, वो भी COPD की टाइप एक बीमारी करवा सकता है। अगर हम कंफर्म्ड है कि ये अस्थमा है या ये सांस की दिक्कत है, पहले तो उसका टेस्ट होगा, कंफर्म एक बार ही हो जाए। इनमें इन्हेलर्स दिए जाते हैं जिससे ये बीमारी को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। इनफैक्ट हमारा ट्रीटमेंट का टारगेट ये होता है कि जो भी मरीज़ है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। तो अस्थमा के ट्रीटमेंट इतना अवेलेबल है कि एक बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी जी जा सकती है। इनके लिए मेरे लिए ये एडवाइस ये रहेगी कि एक बार अपना टेस्ट ज़रूर करवा लें, कंफर्म करा लें, जो भी बीमारी होगी उसके हिसाब से इलाज होगा। अगर अस्थमा है तो गुड न्यूज़ इज़ कि उसका पूरा इलाज किया जा सकता है। जी, और वो लोग जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं उनमें भी आजकल इस तरह की कंडीशंस देखी जा रही हैं जिसमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी या इससे जुड़े दूसरे लक्षण परसिस्ट कर सकते हैं। तो आप अपने विशेषज्ञ से मिलकर ये तय करवा लें, सुनिश्चित करवा लें कि ये अस्थमा है या कोई और कंडीशन, क्योंकि उसी के आधार पर ही सही इलाज व्यक्ति को मिल पाएगा। आज टोटल हेल्थ में हम बात कर रहे हैं दमा रोग के बारे में, कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए टोटल हेल्थ। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील।
ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। अस्थमा को किस तरह से बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, ये हम विशेषज्ञों से समझ रहे हैं, क्योंकि कई बार कई ऐसी गलत धारणाएं हैं जो न सिर्फ समस्या को पहचानने में बाधक बनती हैं बल्कि उसके इलाज तक पहुंचना भी मुश्किल कर देती हैं। कौन सी ऐसी धारणाएं हैं और उनमें कितनी सच्चाई है, ये जान लेते हैं विशेषज्ञों से। सबसे पहले डॉक्टर रोहित आपसे समझ लें, वायु प्रदूषण ही दमा का एकमात्र कारण है, बहुत से लोग ऐसा मानते हैं, क्या ये बात सही है? वो एक ट्रिगर हो सकता है, डेफिनेटली एक ट्रिगर है, बट वो एक मात्र कारण है ये मैं नहीं कहूँगा। जैसे आपको बताया गया है कि जो एलर्जी होती है कई बार एक इंट्रिंसिक टेंडेंसी होती है, जेनेटिक रीजंस भी हो सकते हैं, एनवायरमेंटल रीजंस भी होते हैं। एक टेंडेंसी है आपको, अगर वो इन्वायरमेंट में पोल्यूटेंट्स होंगे तो यस अस्थमा ज़्यादा होगा, वो एक ट्रिगर की तरह भी काम करेगा। तो जैसे सांस की नली में सूजन है, हल्का सा भी उसमें एक पोल्यूटेंट जाएगा, वो उसको इरिटेट करेगा, एंड जैसे ही वो इरिटेट करेगा वो सांस की नली को कंस्ट्रिक्शंस करवाएगा, वहाँ पे और सूजन बढ़ा देगा। तो ऐसे में सांस की दिक्कत बढ़ जाती है। बट अदर देन दैट ये कहना कि सिर्फ इसी कारण हो रहा है वो शायद ठीक नहीं है, वो डेफिनेटली एक वन ऑफ द रीजंस है। जी, एक और धारणा, एक ऐसी बात जो बहुत से लोग मानते हैं कि अगर इनहेलर्स या दवा की शुरुआत की दमा के लिए तो एडिक्शन हो जाएगा, यानी इसकी आदत पड़ जाएगी, इसलिए दमा की दवा तभी लेनी चाहिए जब इसका अटैक आए या इसके साइंस और सिम्टम्स सिवियर होते नजर आए। डॉक्टर अनंत मोहन? नहीं, ये भी बिल्कुल पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि इनहेलर थेरेपी मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। इस बीमारी का मेन ट्रीटमेंट वही है। ये भी एक सबसे पहले लोगों में एक्सेप्टेंस कम है कि वो इनहेलर्स को ट्रीटमेंट मानते नहीं हैं। ये भी काफ़ी कॉमन धारणा है, लेकिन वो सही नहीं है। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट इनहेलर ट्रीटमेंट ही है। और ये भी नहीं कि सिर्फ अटैक के टाइम पे लिया जाए, क्योंकि चलिए एक बार तो अटैक के टाइम ले लिया, पहली बार चलिए मान लीजिए, बट अगर ये कंफर्म है अस्थमा तो उसका ट्रीटमेंट शुरू में थोड़ा लंबा चलता है, और लंबा तब तक चलेगा जब तक डॉक्टर ये कन्विंस ना हो जाए कि ये काफ़ी हद तक जड़ से हट गया और रेमिशन में आ गया, यानी क्योर के लगभग पहुंच गया। कम से कम 1 आध साल ज़रूर चाहिए होता है जब कोई एग्जैजरबेशन ना हो, अटैक ना पड़े या शायद ज़्यादा भी, उसके बाद उसका डोज कम करके या रोक के देख सकते हैं। लेकिन सिर्फ अटैक के टाइम लें और बाकी टाइम ना लें, इससे अंदर की जो सूजन है वो पूरी तरह ठीक होती नहीं। सिर्फ 2-4 दिन या हफ्ता 10-15 दिन लेने से वो दोबारा फिर से हो जाएगी। इसीलिए प्रॉपर इलाज थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन प्रॉपर तरीके से करना ज़रूरी है। अटैक के टाइम शायद उसको बढ़ाना पड़े, लेकिन बाद में वो कम करके बेसलाइन लेवल पे कंटिन्यू करना पड़ता है। जी, बच्चों को लेकर जो एक आम बात बहुत से लोगों को लगती है कि जो बचपन में अगर अस्थमा की शुरुआत होती है, जैसा कि विशेषज्ञों ने कहा कि बहुत सारे केसेस में ऐसा ही होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा इलाज पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी दमा अपने आप ही चला जाएगा या ठीक हो जाएगा। डॉक्टर हेमा, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर दमा है तो उसका इलाज कीजिए। आप ये मत सोचिए कि वो बाद में जाएगा या नहीं जाएगा। तो हमें दमे का इलाज करना है सही टाइम पे, जैसे ही हमने उसको रिकॉग्नाइज़ किया हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, उसका ट्रीटमेंट करना है। अब आपने दूसरी बात बोली कि दमा चला जाएगा, जैसे कि बच्चा बड़ा होगा, जो कि क्वेश्चंस पूछते हैं पेरेंट्स, विल माय चाइल्ड आउटग्रो आस्थमा। सो हमने ये बात शुरू से कही है कि आस्थमा एक जेनेटिक टेंडेंसी है ना। हमें अभी देखना है कि वो कोई एपिसोड उसके लिए जानलेवा ना हो जाए, तो बाद में बच्चा उसको आउटग्रो करेगा, कब करेगा यह अनुमान लगाना बहुत मुश्किल काम है। तो बेस्ट है कि अभी हम उसका ट्रीटमेंट करें, जैसे जैसे उसके सिम्टम्स होते हैं उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी क्योर्ड। राइट। डॉक्टर अनंत मोहन, एक ईमेल है, सताक्षी जी का ईमेल है, वो कह रहे हैं उनके ब्रदर की एज है 29 ईयर्स और उनको परसिस्टेंट कफ होता है। अगर उनको कभी कोल्ड हो जाए या फ्लू अटैक हो जाए तो कुछ हफ्तों तक चलता है। जो डॉक्टर्स हैं उनको इनहेलर्स देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता। क्या इसको अस्थमा से लिंक किया जा सकता है और क्या प्रिवेंशन रखी जा सकती है जिससे फ्लू ना होने? देखिए, होने को ज़रूर अस्थमा हो सकता है, क्योंकि अभी यंग हैं, उनका जेनेटिक हिस्ट्री नहीं पता, बचपन में क्या था नहीं पता, लेकिन जिस तरह से बता रहे हैं कि एपिसोड्स हो रहे हैं उसको इन्फेक्शन के, और साथ में सांस फूलता है और इनहेलर्स दिए जाते हैं, हो सकता है थोड़ा फ़ायदा होता हो, पूरा ना होता हो, तो अस्थमा ज़रूर हो सकता है। और भी चीज़ें हो सकती हैं,
इस टाइम पे आई थिंक एक एक्सरे और एक पीएफटी अगर नहीं हुआ इतना तो मिनिमम ज़रूर कर लेना चाहिए, स्टेबल स्टेट में, अटैक के स्टेट में नहीं, स्टेबल स्टेट में, जब वो थोड़ा ठीक हो। और उसके हिसाब से अगर ज़रूरत लगे अस्थमा की तो एक थोड़ा लंबा कोर्स इनहेलर्स का ज़रूरत पड़ेगी ताकि जड़ से ये बीमारी मिनिमम पॉसिबल पे आ जाए। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि फ्लू ना हो। देखिए फ्लू, पहली बात वायरल इन्फेक्शंस और फ्लू सीज़न में कई बार होते हैं। बचाव का तरीके आजकल वैक्सीनेशंस भी अवेलेबल हैं और वैक्सीनेशंस उनको लगाए जाते हैं जिनको ससेप्टिबिलिटी है। फॉर एग्जांपल लंग डिजीज़ जिनको पहले से है, फॉर एग्जांपल इन्हीं को है, तो वंस ए ईयर एनुअल वैक्सीनेशन इन्फ्लुएंजा के अवेलेबल हैं जो कि रिकमेंडेड भी हैं। 100% एफिकेशियस हम नहीं बोलेंगे, बट एक रीज़नेबल लेवल का प्रोटेक्शन वो दे देते हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा वही सब जो नॉर्मल चीज़ें, ओवर क्राउडिंग से बचें, घर में किसी को कोल्ड कफ हुआ थोड़ा उससे दूर रहें, ये जनरल प्रिकॉशंस उनको रखने पड़ेंगे। जी, कफ एटिकेट्स का ध्यान रखना है और साफ सफाई किस तरह से रखते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा कि फ्लू का जो संक्रमण है वो नहीं हो या उसकी सीवियरिटी कम हो जाए अगर वैक्सीनेट किया जाता है। डॉक्टर रोहित, क्या सिर्फ पीएफटी से ही ये निर्धारित किया जाता है कि व्यक्ति को एस्थमा है या कुछ और जांच की भी आवश्यकता होती है? और बायोमार्कर्स कौन सी कंडीशंस में जो है वो असेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं? तो पीएफटी एक तरीका है, वो लंग फंक्शंस को असेस करने का तरीका है, वो ये बता देता है कि सांस की नली में सूजन है या नहीं। बट हैविंग सेड दिस, ये भी हमें समझना पड़ेगा, एस्थमा में पेशेंट कैन बी एसिम्प्टोमेटिक, जब उसको बिल्कुल वो हो, तो अ नॉर्मल पीएफटी डज नॉट रूल आउट एस्थमा, राइट, ठीक है। बट ड्यूरिंग द सिम्प्टोमेटिक फेज अगर पीएफटी अब करें तो येस डेफिनेटली हमें सांस की नली में सूजन पिक करना ज़्यादा आसान होता है। बाकी भी कुछ टेक्निक्स हैं, एक इम्पल्स ऑसिलोमेट्री है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में कई चीज़ें आती हैं जो हम करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि सांस की नली में सूजन है या नहीं है। रही बात आपकी जो पूछा आपने कहा बायोमार्कर्स का, बायोमार्कर्स ना हम हर पेशेंट का नहीं करवाते, जिस पेशेंट में हम कोई स्पेशल थेरेपी ट्राई कर रहे होते हैं तब होता है। तो मोस्ट पेशेंट्स इनहेलर से ठीक भी हो जाते हैं। जो नहीं हो रही, जिनका सिवियर एस्थमा है, उसमें हमें बायोमार्कर्स करवाने होते हैं, ये देखने को, जैसे एक IgE लेवल हो गया या इओसिनोफिल काउंट हो गया या एक एक्सेल्ड होता है, फिनो हो गया, ये सब हम टेस्ट तब कराते हैं ये देखने को कि इन्फ्लेमेशन किस कारण से हो रही है। तो क्या वो इओसिनोफिलिक है, एक सेल होती है इओसिनोफिल जिसकी वजह से हो रहा है, अगर वो है तब हम उसके लिए टारगेटेड थेरेपी शुरू करते हैं। बट ये हर पेशेंट के लिए नहीं होती, एक सिर्फ सिलेक्टेड पेशेंट्स के लिए होता है ये डिसाइड करने को कि वो थेरेपी के लिए एलिजिबल है या नहीं है। और वो पेशेंट कौन से होंगे इसका निर्धारण भी विशेषज्ञ ही करेंगे। तो अपने डॉक्टर को फोर्स ना करें कि हमारे को सभी टेस्ट करवाने हैं, या कुछ लोग टेस्ट करके भी डॉक्टर के पास जाते हैं। आपको पहले डॉक्टर के पास जाना है और उनसे पूछना है कि कौन सी जांच की आवश्यकता है, किस तरह से इलाज किया जाएगा। निर्मला जी फिलहाल फोन लाइन पर हमारे साथ मध्य प्रदेश से। स्वागत आपका निर्मला जी, पूछिए सवाल। मेरा सवाल ये है कि मेरा बेटा 10 साल का है जी, 10 साल का है, वो क्या है, गले में खराश रहती है, मौसम भले सर्दी हो गर्मी हो बारिश हो कभी भी हो, खराश रहती है और सांस की नली में जैसे उसे खड़खड़ की आवाज आती है। जी डॉक्टर हेमा, सो आपने बताया कि बच्चे को गले में खराश आती है और सांस की नली में खरखर की आवाज आती है। 10 वर्ष की उम्र है। सो क्या उसको कोई नाक में भी होता है, जुकाम रहता है, उसको नाक में क्या कहते हैं छींकें आती हैं या नाक में हमेशा बंद रहती है? उसको क्या है कि सुबह सुबह क्या उठता है ना, जब भी वो तो उसके नाक में जैसे एलर्जी है, वो छींकें आती है, तो 5-7 छींकें आती है एक साथ में। सो देखिए नाक में उसमें वो खराश जैसे खरोट आते हैं ना, तो वो खरोट जैसे जम जाते हैं नाक के अंदर। तो आप जैसा आपकी बातों से समझ में आ रहा है आपके बच्चे को नाक की एलर्जी ज़्यादा लग रही है कि उसको छींकें आती हैं या नाक में हमेशा इरिटेशन रहती है, वो नाक को खुजाता रहता है, नाक बंद रहती है, लेकिन उसको साथ में छाती की एलर्जी है या नहीं है वो आप एक अपने आसपास स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेके जाइए, क्योंकि हम PFTs भी करते हैं और देखते हैं कि जो आप खरखर की आवाज़ बोल रहे हैं वो कभी कभी नाक से भी आ सकती है और छाती से भी आ सकती है। तो ये एग्जामिनेशन पे ही पता चलेगा कि उसको वो आवाज़ कहाँ से आ रही है और हम रूल आउट कर सकते हैं उसको कुछ टेस्ट करके कि उसको साथ में छाती की एलर्जी है या नहीं है। अमूमन जिस तरह से आप बता रहे हैं वो नाक की एलर्जी ज़्यादा लग रही है, बट बहुत सारे केसेस के अंदर 40% केसेस के अंदर दोनों एलर्जीज भी इकट्ठे होती हैं। तो आप प्लीज़ अपने आसपास जो भी विशेषज्ञ हैं उनके पास जाके मिलिए और बच्चे को एग्जामिन करा के टेस्ट करा के फिर हम देखेंगे। जी, अब बात आती है पहचान तो हो गई, अब इलाज कैसे होगा। डॉक्टर अनंत मोहन, किस तरह की दवाएं उपलब्ध हैं और कैसे, कौन सी दवाओं का प्रयोग किया जाएगा, इसका निर्धारण होता है? देखिए, अस्थमा का इलाज मेनली इनहेलर थेरेपी है। इनहेलर थेरेपी मतलब सांस के ज़रिए जो दवा ली जाती है, खींची जाती है,
और जिसे लेने से बहुत से लोग हिचकिचाते हैं कि इनहेलर साथ में लेके गए तो लोग क्या कहेंगे। जी हाँ, वो बात सही है, लेकिन हम यही बताना चाह रहे हैं कि ये इस तरह का स्टिग्मा या इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये समझिए कि जो सबसे अच्छा इलाज है वो तो सबसे अच्छा है ही। तो प्राइमरी हमारा उद्देश्य है ट्रीटमेंट करना और उसको ख़त्म करना। और ये इनहेलर आजकल छोटे से ही होते हैं और आजकल काफ़ी कन्वीनियंट भी हो गए हैं। तो एक ही इनहेलर के अंदर आपको जो दवाइयाँ काम की हैं सब एक साथ मिली हुई हैं। आप दिन में उसको एक बार भी ले सकते हैं। कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन भी हैं जो सिर्फ वंस ए डे हैं, कुछ ऐसे हैं जो ट्वाइस ए डे हैं। तो कभी कभी अगर आपका बहुत प्रॉब्लम नहीं है तो डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब किया तो एक बार आप सुबह लेके और पूरे दिन आप उससे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती मोर ऑफन देन नॉट। और अगर तो ये आजकल काफ़ी कन्वीनियंट हो गए। ट्रिपल इनहेलर भी हो गए जिसमें एक ही इनहेलर के अंदर सारी 3 तरह की दवाइयाँ मिक्स हैं, वो सीवियर बीमारी के लिए है। सो कन्वीनियंस आजकल बढ़ गई है। तो इस तरह का स्टिग्मा रखने की ज़रूरत नहीं कि लोग क्या कहेंगे। कई इसको तो जेब में लेके जा सकते हैं इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो कभी ज़रूरत पड़े, डॉक्टर के ने जैसा बोला एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़े तो ले लिया, वरना सुबह शाम का डोज ले लिया। और ज़्यादातर इससे अच्छा काम पड़ता है। मेन चीज़ ये है कि इसको प्रॉपरली ले, रेगुलरली ले जब तक आपको बताया जाए, क्योंकि जैसे हमने बोला सिर्फ अटैक के दौरान नहीं, एक रेगुलर लंबा ट्रीटमेंट ज़रूर पड़ सकता है ताकि बीमारी पूरी ठीक हो। इसके अलावा जो टैबलेट्स और इंजेक्शंस वगैरह है उसकी बात करेंगे, वो भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो इतने एफिकेशियस और इतने प्रभावी नहीं हैं जितने इनहेलर्स हैं। यही मेन थेरेपी है। इसमें भी मैं बताना चाहूँगा 2-3 किस्म के आ गए हैं, बहुत वैरायटी आ गई है। कैप्सूल्स आ गए हैं जिसको हम ड्राई पाउडर इनहेलर कहते हैं। वो कैप्सूल एक छोटे से बॉक्स में डाल के तोड़ा जाता है, पाउडर निकलता है, फिर मुंह में रख के अंदर सांस ले ली जाती है। अलग अलग तरीके हैं, तो लोगों के पास ऑप्शंस हैं किसको क्या सूट करता है। सो ये अब आजकल काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हो गए। जी डॉक्टर हेमा, आपके लिए एक सवाल है, अजीत जी का सवाल है। वो कह रहे हैं कि 10 वर्ष का बच्चा है, बचपन में उसको निमोनिया हुआ था और डॉक्टर्स अब कह रहे हैं कि उसको एस्थमा है। हमारे परिवार में किसी को भी एस्थमा नहीं है, तो ये क्या एस्थमा होगा और ये कब तक ठीक हो सकता है, इसको लेकर चिंतित हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर आपके बच्चे को हर महीने कुछ दिन 5 से 10 दिन खांसी रहती है, उसको आपको नेबुलाइज कराना पड़ता है, उसको आवाज़ आती है सांस के अंदर, सीटी आती है, डॉक्टर जब एग्जामिन करते हैं तो उसके अंदर वीजिंग होती है, तो वो डेफिनेटली आस्थमा हो सकता है। तो अगर आपको विशेषज्ञ ने कहा है एग्जामिन करने के बाद, टेस्ट करने के बाद कि वो आस्थमा है, तो वो डेफिनेटली आस्थमा हो सकता है। जो बचपन में निमोनिया हुआ वो एक अलग एपिसोड था और अभी जो आस्थमा है वो एक अलग एपिसोड है। तो आप प्लीज़ अपने विशेषज्ञ से बात कीजिए, अगर वो कहते हैं तो ज़रूर उसका ट्रीटमेंट कराइए। बाकी आपने बात की हमारी फैमिली में किसी को नहीं है, माता पिता में नहीं है, तो हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स में हो या कुछ हो। कभी कभार उसके सिम्टम्स दिखते हैं, कभी नहीं दिखते हैं। तो अगर विशेषज्ञ कह रहे हैं, उसके टेस्ट और एग्जामिनेशन बोल रही है, तो वो डेफिनेटली आस्थमा हो सकता है। जी डॉक्टर अनिल कुमार दिल्ली से फ़ोन लाइन पर हमारे साथ, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब पूछिए सवाल। नमस्कार जी नमस्कार। मेरा सवाल तीनों पल्मोनोलॉजिस्ट एक्सपर्ट्स के साथ है जी कि जब हम ट्रीटमेंट पे आते हैं तो ट्रीटमेंट जो है वो पार्शल हो जाता है अगर उसके साथ एक नली होती है जो पीडीआई या एमडीआई इनहेलर है, उसके साथ स्पेसर ना लगाया जाए। तो ये तीनों साहिबान ये बताएं, ये स्पेसर लगाना जरूरी है, और अगर जरूरी है तो मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स रिकमेंड क्यों नहीं करते? जी, स्पेसर्स लगाने की कितना महत्व है, डॉक्टर रोहित क्या कहना चाहेंगे? जो एमडीआई जिनकी ये बात कर रहे हैं उसको कहते हैं मीटर्ड डोज इनहेलर। उसमें क्या होता है, आपको जब आप दबाते हो एक मीटर्ड डोज निकलती है बाहर और उसी को इनहेल करना होता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका कोऑर्डिनेशन हो, जब आप उसको दबाओ उसी वक्त उसको इनहेल करो। 1 सेकंड का भी डिले हो गया तो वो हवा में उड़ जाएगी, दवाई वेस्ट हो जाएगी। अब स्पेसर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसको अगर आप स्पेसर लगाओगे तो वो स्पेसर चेंबर में वो दवाई आ जाती है और फिर आप उसको आराम से इनहेल कर सकते हो। तो जिनको भी कोऑर्डिनेशन की दिक्कत हो उनके लिए स्पेसर मैंडेटरी है। अब होता क्या है कि स्पेसर को पहले एक दिक्कत ये आती थी कि स्पेसर को कैरी करना पड़ता था, वो थोड़ा बड़ा सा होता था। अब तो इनफैक्ट कोलैप्सिबल स्पेसर्स आ गए हैं जो बहुत कम स्पेस में भी आप कैरी कर सकते हो बैग में, पता भी नहीं चलेगा। सो रूटीन प्रैक्टिस में आजकल स्पेसर्स बहुत लिखे जाते हैं। इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर कोई ले रहा है उसको हल्का सा भी आपको डाउट है कि वो इनहेलर ठीक से नहीं ले पा रहा या कोऑर्डिनेशन में इशू हो रहा है, तो आप स्पेसर करें। पहले ही कहा जाता था कि सिर्फ बच्चों में और बहुत अडल्ट्स होते हैं उनमें ज़रूरत थी, बट नाउ डेज़ मैं अडल्ट प्रैक्टिस में भी कई लोगों को स्पेसर्स के साथ ही दवाई लिखता हूँ। जी डॉक्टर अनंत मोहन, सुनील जी का एक सवाल है। ही सेज माय एज इज 71 years, आई हैव एक्टिव लाइफस्टाइल एंड एम इन गुड हेल्थ,
माइल्ड एस्थमा है इनको फॉर पास्ट 45 इयर्स। जब ये एक्सरसाइज करते हैं तब उन्हें कभी कभी कुछ दिक्कत आती है। नींद इनकी अच्छी है, जब वेदर चेंज होता है तब भी इनको थोड़ी सी समस्या आती है। किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? और सिर्फ इनको दिन के समय में ही इन्हेलर की आवश्यकता होती है या जब मौसम में बदलाव हो या अगर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो? देखिए, ये जैसे वैसे अदरवाइज ये कह रहे हैं एक्टिव लाइफस्टाइल है, अस्थमा रिलेटिवली वेल कंट्रोल्ड है अगर, तो ठीक है। एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है और कंटिन्यू करनी चाहिए। ओनली थिंग इज़ ओवर एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि ये सब भी ट्रिगर्स होते हैं। सो जितना फिज़िकल एक्टिविटी इनको कंफर्टेबल हो उतना ज़रूर करें, चाहे वॉक करें, चाहे लिटिल बिट ऑफ वर्कआउट करें। जितना इनकी एज और फिज़िकल कैपेबिलिटी और अस्थमा इनका अलाउ करे उतना ज़रूर करें। ट्रीटमेंट को रेगुलरली अपने डॉक्टर से मिलते रहें, क्योंकि ऐसा ना हो कि बस एक आध पफ बीच बीच में लेके अपने आप को ठीक कर लिया लेकिन एक्चुअल बीमारी कंट्रोल नहीं हुई। वो एकदम से आगे जाके खासकर ओल्ड एज में अचानक कुछ गड़बड़ हो सकता है, फिर बाद में उसका कंट्रोल मुश्किल होगा। सो एज के साथ साथ अगर कोई सीवियरिटी हो, कोई एक्यूट अटैक पड़े तो उसकी सीवियरिटी बढ़ जाती है। हेंस ये भी ज़रूरी है कि एक बार डायग्नोसिस बन गया तो उसको भूल ना जाएं। आप डॉक्टर से 6 महीने साल में एक बार ज़रूर मिलिए, ज़रूरत हो बीच बीच में अपना लंग फंक्शन करा लीजिए, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं। प्रिकॉशंस बस यही रखना है, ओवर एक्सर्शन नहीं करना, ट्रिगर फैक्टर जिसकी हमने बात करी उसको अवॉइड करना है। जी, और ये पूछ रहे हैं कि अगर ये एस्थलिन या एक और इन्होंने दवा लिखी है नोट्रो कैप्स 250, अगर ये रोज़ रात को ली जाती है तो क्या सेफ़ होगी अगर डेली यूजेज होता है इसका? तो देखिए, ये अगेन डिपेंड करेगा। बेटर है कि आप अपने कंडीशन का एक एवेल्यूएशन करा लें पहले कि किस लेवल का लंग फंक्शन है, किस लेवल के आपके सिम्टम्स हैं, और उस हिसाब से दवाई लें। अब एस्थलिन और जो दूसरा आपने दवाई बोला रोज़ रात को लेना, हो सकता है ठीक हो सकता है ना भी ठीक हो। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे एकदम से हम ब्लैंकेट स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि ये आपको लेना चाहिए या नहीं। एस्थलिन शॉर्ट एक्टिंग होता है, अगर आपको इमीडिएटली ज़रूरत है तब आप ले सकते हैं। बट आजकल भी हम अस्थमा के लिए ये जो एस्थलिन जो इसमें दवाई है उसके साथ स्टेरॉयड का कॉम्बिनेशन प्रेफर करते हैं। हम लोग अकेला एस्थलिन आजकल नहीं रिकमेंड करते हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो दवाओं के साथ छेड़छाड़ ना करें, अपने विशेषज्ञ से बात कर लें और वही आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सुरक्षित है, क्या सही है। बिहार से एक कॉलर राजकिशोर जी फोन लाइन पर हमारे साथ। पूछिए सवाल राजकिशोर जी, बहुत स्वागत आपका। राजकिशोर जी सवाल पूछिए। हाँ, मैं 4 साल से साल्वेयर बी का इनहेलर ले रहा हूँ जी, क्या ये लेना सही है? इनहेलर लेना क्या सही है डॉक्टर रोहित? इनहेलर सबसे अच्छा तरीका है अगर आपको अपने एस्थमा का इलाज करवाना है। इनहेलर क्या होता है, वो डायरेक्ट सांस की नली में जाता है, जहाँ सूजन है डायरेक्ट उधर पहुँचता है, वहीं पे एक्ट करता है, वहीं पे सांस की सूजन भी दूर करता है, ब्रोंकोडायलेट भी करता है, सांस की नली को खोल देता है। अगर आप गोली लोगे, मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल रहा हूँ आप गोली लोगे तो वो आप पेट में जाएगी, पेट में अब्जॉर्ब होगी, ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में जाएगी, साइड इफ़ेक्ट्स करेंगी। बट इनहेलर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं करेगा, वो डायरेक्ट जिस जगह पे जाना है वहीं पे जाएगा। वो एक बहुत सेफ़ तरीका है दवाई लेने का। बस इनहेलर लेने के बाद आप गरारे कर लीजिए, जो वो गले में बैठा हुआ दवाई होती है वो भी थूक दीजिए। बाकी जो सांस की नली में पहुँचने का रास्ता है वो सबसे अच्छा इनहेलर की तरह का रूट ही है। डॉक्टर हेमा, बच्चों में जो इलाज है क्या उसका भी प्रभाव रहता है? एक तो रोग का प्रभाव है तो पेरेंट्स को बहुत बार लगता है और स्कूल में भी लोगों को लगता है, टीचर्स हो गए, कि बच्चा खेल नहीं सकता। उसके अलावा जो मेडिकेशन दी जा रही है क्या कहीं इंटरफेयर करती है या क्या सावधानियों की आवश्यकता होगी इलाज के दौरान बच्चों में? देखिए, जैसे कि हमने कहा कि इनहेलेशनल थेरेपी बहुत ही सेफ़ है। देखिए, मेन इलाज जो होता है उसमें हम मिनिमल डोजेस के अंदर स्टेरॉइड्स देते हैं और जो इमीडिएट सिकुड़न है उसके लिए हम ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। तो दोनों ही प्रकार की इनहेलेशन थेरेपी बहुत ही सेफ़ है। लंबे समय तक भी लेने के इनके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, ना ही बच्चे की ग्रोथ पे अफेक्ट होता है, ना ही कुछ होता है। मेन चीज़ है कि बच्चा हमारा खेलता रहे, उसको अटैक्स ना हो, स्लीप उसकी पैटर्न्स ठीक रहें, तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हम उस बच्चे को उस अस्थमा के अटैक से बचाएं और उसका क्रॉनिक ट्रीटमेंट करें। तो वो बच्चा खेलेगा भी, स्कूल भी जाएगा और हर चीज़ करेगा। जी, टोटल हेल्थ में आज हम बात कर रहे हैं दमा रोग के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से, उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। हमें पता है, हमें पता है,
चमकी चाट से क्या बना है? क्या बना है? सैंडविच लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट। ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। और चाट पपड़ी दही बल्ले। चमकी चाट से बल्ले बल्ले। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। कैसे एस्थमेटिक पेशेंट के जीवन को बनाया जा सकता है बेहतर, ये हम समझ रहे हैं विशेषज्ञों से। विशेषज्ञों का खास पैनल हमारे साथ डॉक्टर रोहित कुमार, डॉक्टर अनंत मोहन, डॉक्टर हेमा गुप्ता। और रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से कुछ और जानकारी की शुरुआत करें उससे पहले कॉलर हमारे साथ हैं, उनका सवाल जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ से फोन लाइन पर हैं हमारे साथ। जी क्या जानना चाहते हैं आप? जी मैं कहता हूँ इनहेलर का कोई साइड इफेक्ट होता है क्या? बहुत अच्छा सवाल। हियरिंग पावर जो है वो मेरी खत्म हो गई है। हियरिंग पावर खत्म हो गई है? जी, सूंघने की शक्ति जो है। एज आपकी कितनी है? एज मेरा 58 है जी। और 2 टाइम डॉक्टर ने प्रेफरेंस किया था, लेकिन मैं एक ही टाइम लेता हूँ रात को। राइट। यहीं से हम रैपिड फायर की शुरुआत 200। ओके, रैपिड फायर की शुरुआत कर लेते हैं। डॉक्टर रोहित, क्या इनहेलर्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं? इन्होंने जो समस्या बताई, क्या इनहेलर्स से हो सकते हैं? हियरिंग लॉस में इनहेलर से एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे मैंने बताया वो सांस की नली में जाता है, वो कान तक जाता ही नहीं, तो ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड इट इज़ अ वेरी सेफ थेरेपी। हो सकता है एज इंड्यूस्ड, एज एसोसिएटेड हियरिंग लॉस हो रहा हो, प्रेसबायोसिस जिसको कहते हैं, उसके लिए इनको चेक करवाना चाहिए। राइट। क्या सिर्फ एलर्जिक लोगों को ही अस्थमा हो सकता है डॉक्टर अनंत मोहन? नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हालांकि एलर्जी और अस्थमा बहुत क्लोजली इंटरलिंक्ड है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एलर्जी होना ज़रूरी है अस्थमा के लिए। बिना एलर्जी के अस्थमा हो सकता है। जी, अगर वीजिंग जैसी साउंड हो तभी अस्थमा माना जाएगा क्या डॉक्टर हेमा? नहीं, it is said that all wheezing is not asthma and all asthma doesn't wheeze. राइट। ट्रिगर्स क्या हो सकते हैं? डाइट, एक्सरसाइज, स्ट्रेस, परफ्यूम्स, पेंट्स। डॉक्टर रोहित, आपने सारे गिना दिए बट बहुत बड़ी लिस्ट है। पोल्यूशन भी एक है, वायरल इन्फेक्शंस हैं, हर सीजन के एक अलग ट्रिगर्स भी होते हैं, तो बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं। क्या माइक्रोबायोम का अस्थमा के साथ कोई लिंक है डॉक्टर अनंत मोहन? जी, माइक्रोबायोम बेसिकली ज़रूर लिंक है। ये कैसा जो बनावट है हमारे एयरवेज की, एयरवे के, ये सेलुलर लेवल पे आ जाता है कि सेलुलर लेवल पे क्या कंपोनेंट्स हैं, कैसे उनकी इम्यूनिटी है, कैसे वो एक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस को, और कैसे वो इन्फेक्शंस को रिस्पॉन्ड करते हैं। ये सारी बनावट माइक्रोबायोम में आती है। जो माइक्रोब्स होते हैं, क्या माइक्रोब्स हैं जो अंदर कुछ प्रोटेक्टिव भी होते हैं, कुछ हैं जो हार्मफुल भी होते हैं, उनका बैलेंस कैसे रहता है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसका इफ़ेक्ट ज़रूर है। जिसमें इम्यूनिटी कम होती है उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ससेप्टेबिलिटी इस तरह की बीमारियों के लिए। तो ये बेसिकली इम्यून और जेनेटिक मीडिएटेड चीज़ों का हेर फेर है। जी, अगर बच्चों में अस्थमा है तो नेबुलाइज करना, घर पर ही नेबुलाइज करते रहना क्या सेफ है डॉक्टर हेमा? बिल्कुल नहीं, आपने अच्छा बताया। तो नेबुलाइजेशन जो होती है वो सीवियर केसेस में हॉस्पिटल में करनी चाहिए, क्योंकि नेबुलाइजेशन के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो घर पे नेबुलाइजर रखना और नेबुलाइज कर देना एक उस इंस्टेंस पे इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपको जैसे कि हमने बात की इनहेलेशन थेरेपी या मीटर डोज इनहेलर से क्रॉनिक दवा लेना, लंबे टाइम तक लेना, वो उसका इलाज है। होम नेबुलाइजेशन इज़ नॉट टू बी डन। जी, जिनको अस्थमा है वो दही, चावल, आइसक्रीम, मूली, ये सब यानी ठंडी चीज़ें नहीं खा सकते। डॉक्टर रोहित, अगर उनको उस खाने से दिक्कत हो रही है तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, बट ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये नहीं खा सकते। जी, क्या इम्यूनोथेरेपी और बायोलॉजिकल एजेंट्स सभी दमा के रोगियों के लिए विकल्प है और सुरक्षित है? डॉक्टर अनंत मोहन।
नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये उन लोगों के लिए है, बहुत ही एक सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ अस्थमा के लिए है जो सीवियर है, जिनको बाकी सारा ट्रीटमेंट दे दिया, उस सब के बावजूद उनका अस्थमा कंट्रोल नहीं हो रहा, तभी इनको कंसिडर किया जाता है, और वो भी सब में नहीं। ये डिसीजन एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही ले, और ये सबके लिए इलाज बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर हेमा, जिन बच्चों को दमा है वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, यानी सामान्य बच्चों की तरह नहीं रह सकते? नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे खेलें, और अस्थमा वाले बच्चों के अंदर भी जहाँ पे मैदान है, जहाँ पे मिट्टी है, उनमें से बच्चों को कभी कभी खांसी या कुछ हो सकता है, लेकिन वो बहुत सारे स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। स्केटिंग है, जहाँ पे मैदान के अंदर घास उगी हुई है, वो वाले स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, जहाँ पे हार्ड सर्फेसेस होती हैं। तो हम प्रमोट करेंगे कि बच्चे ज़रूर खेलें, और सावधानी से खेलें। तो बच्चों को बिल्कुल घर में नहीं रखना, बिकॉज वो उनकी नॉर्मल ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए हार्मफुल है। तो बच्चे खेल सकते हैं, अस्थमा वाले बच्चे भी खेल सकते हैं। डॉक्टर रोहित, जिनको अस्थमा है उन्हें घर पर ब्रीदिंग चेक मीटर्स रखना, ऑक्सीमीटर रखना, क्या एक अच्छा विकल्प है? बिल्कुल रख सकते हैं, पीक फ्लो मीटर्स भी रख सकते हैं। उससे उनको आइडिया मिलता रहता है कि उनका लंग फंक्शन कैसा है। जो ऑक्सीमीटर है वो जब अटैक होता है, अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, आप जल्दी पिकअप कर लेंगे और तुरंत हॉस्पिटल जाएंगे। जिनको दमा रोग है उन्हें वैक्सीनेशन करवाना कितना महत्वपूर्ण है और कितना सुरक्षित उनके लिए? वैक्सीनेशन सुरक्षित भी है और सेफ भी है और इफ़ेक्टिव भी होगा। जो बात हुई थी जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, क्योंकि वायरल इन्फेक्शंस भी काफ़ी कॉमन है, बढ़ भी रहे हैं, साल में 2-3 ऐसे सीज़न आ जाते हैं, पीक्स आते हैं। अस्थमा के बच्चे या एडल्ट्स में ये ट्रिगर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, इसलिए वैक्सीन दे सकते हैं, सेफ़ है, वंस ए ईयर, और उससे काफ़ी ठीक ठाक बेनिफिट भी होगा। जी, एक सवाल था डॉक्टर हेमा, हम चाहेंगे उसको शामिल करना रैपिड फायर में। मेघना का सवाल था कि बच्चे को कौन से लक्षण हो अगर रात में, तो सुबह स्कूल ना भेजें, स्पेशली अगर बच्चा एस्थमेटिक है। बहुत बार होता है कि पेरेंट्स को लगा बच्चे की तबीयत ख़राब थी, अब ठीक हो गई, तो सुबह स्कूल चला जाए। देखिए, अगर बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है, उसकी खांसी नहीं रुक रही है, उसको सांस में सीटी की आवाज़ आ रही है, वो बोल नहीं पा रहा है ना, हम देखते हैं कि बच्चा अगर सेंटेंस भी नहीं बोल पा रहा है, तो फिर हमें उसको स्कूल नहीं भेजना चाहिए। तो खांसी अगर रुकी नहीं है तो हमें बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, उसकी छुट्टी करा देना बेहतर होगा। एक वाक्य में क्या संदेश देना चाहेंगे डॉक्टर हेमा? अस्थमा से घबराइए नहीं, उसे पहचानिए और ठीक इलाज कराइए। इट इज़ नॉट अ स्टिग्मा। डॉक्टर रोहित, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए? ये कि इनहेल थेरेपी बहुत ही सेफ तरीका है दवाई देने का, एंड उसको लेने से हेजिटेट मत करिए आप। डॉक्टर अनंत मोहन, क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों को जो दमा को ये समझ कर कि अब ठीक हो गया है, दवा लेना छोड़ देते हैं, आपका संदेश? नहीं, देखिए, इसका डिसीजन डॉक्टर को लेने दीजिए। ये ज़रूर है कुछ डोज में ठीक हो जाता है, बट इसका ये मतलब नहीं बीमारी ठीक हो गई, सिम्टम्स कुछ दिनों के लिए ठीक हुए। तो एक प्रॉपर तरीके से एक लंबा इलाज भी जहाँ ज़रूरत हो करें, ताकि ये जड़ से बीमारी बिल्कुल दब जाए। जी, बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर अनंत मोहन, डॉक्टर रोहित कुमार और डॉक्टर हेमा गुप्ता। आप सभी का विस्तार से विशेषज्ञों ने बताई हैं वो बातें, वो तरीके जिनसे आप अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं, और वो सावधानियां जिनको रख कर आप व्यक्ति के जीवन को बना सकते हैं सुरक्षित। ये जानकारी आप तक पहुंची है टोटल हेल्थ के माध्यम से, इसको फॉलो करें, अपनी ज़िंदगी में लाएं और अस्थमा के ख़तरे को कम करें। क्योंकि ये सोचना कि व्यक्ति ठीक हो जाएगा यानी अस्थमा समय के साथ चला जाएगा, इससे पहले हो सकता है कि अस्थमा की वजह से उस व्यक्ति के जीवन पर ख़तरा हो जाए। इसलिए लक्षण हो तो उनको लेकर न करें देरी, क्योंकि अगर अस्थमा है तो उसका इलाज है ज़रूरी, और इनहेलर्स का यूज़ करना नहीं है वीकनेस की बात, ये है अस्थमा का सही और स्मार्ट इलाज। अस्थमा को लेकर जानकारी आज टोटल हेल्थ के माध्यम में यहीं विराम लगाएंगे और आपसे लेंगे अनुमति। आप स्वस्थ रहिए और जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा कार्यक्रम। आज के लिए इतना ही, हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।